शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका से निकलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। यूपीएससी ने सन 1998 में एक क्वेश्चन पूछा था, मैप पर आधारित था ये। मैप में हमको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों का नक्शा दिया हुआ है और इसमें हमें नदियाँ दी हुई हैं, ABCD नाम लिख दिया गया है। हमको बताना है कि कौन से ए नंबर में कौन सी रिवर है, बी नंबर में कौन सी है, सी में कौन सी है, डी में कौन सी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल करके आ रही है बात सामने कि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं ग्रुप में पूछी गई हैं, उतनी ज़्यादा यहाँ पर खासियत या फिर उनके फैक्ट नहीं पूछे गए हैं, बल्कि सीधे सीधे महाद्वीप में जो जो रिवर बहती हैं, ठीक है, उनका मैप पूछ लिया गया और ज़्यादातर इसी प्रकार के इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको इनके बारे में किसी भी प्रकार के फैक्ट याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैप के माध्यम से नदियाँ याद होना चाहिए कि कौन सी रिवर की लोकेशन किधर है। अब जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका को यदि हम देखें तो इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। उत्तरी अमेरिका के यदि आप उत्तर की तरफ में जाओगे तो आर्कटिक ओशियन पड़ता है। ठीक है, यदि हम पूर्व की तरफ में जाते हैं तो अटलांटिक ओशियन है, और नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो पैसिफिक ओशियन है, और पश्चिम में भी जाएंगे तो पूरा पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, चारों तरफ से किस प्रकार से घिरा हुआ है। अब इसके बाद बहुत सारी खाड़ियाँ हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड और ये कनाडा के बीच में बैफिन बे है। वहीं ग्रीनलैंड और कनाडा के किनारे यदि हम देखें तो लेब्राडोर सागर पड़ता है। नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो मैक्सिको है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है। नीचे पड़ता है कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन द्वीप समूह है, और ये वाला जो हिस्सा है वो सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। अब अब हो गया अलास्का के किनारे वाला एरिया, तो ये गल्फ ऑफ अलास्का है। फिर पड़ जाता है बेरिंग सागर, बेरिंग सी, और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारा ब्यूफोर्ट सी, आर्कटिक ओशियन में पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ खाड़ियाँ थीं, इसके अलावा हमने कुछ महासागरों को देखा। अब हम बात कर लेते हैं नदियों की। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो ए नंबर दिया गया था यूकॉन रिवर को, और बी नंबर दिया गया था मैकेंजी रिवर को। ठीक है, और सी में आया था नंबर ये लॉरेंस का, सेंट लॉरेंस रिवर का। तीन नदियां नॉर्थ अमेरिका से पूछी गई थी, इनका खाली चित्र था, हमें बताना था कौन सी रिवर का क्या नाम है। तो यूकन रिवर, इसके बाद ये मैकेंजी रिवर है, ये नॉर्थ में ही पड़ती है। यदि हम पूर्व की तरफ में जाते हैं तो सेंट लॉरेंस रिवर है, फिर मिसिसिपी, फिर मिसौरी। ठीक है, और ये चर्चिल रिवर है, और फ्रेसर, कोलंबिया, कोलोराडो रिवर, और ब्रेजोस रिवर, रियो ग्रांडे रिवर। ठीक है, तो ये कुछ एक और ये रिवर है ओहियो, ओहियो, मिसिसिपी और मिसौरी, ये एक साथ में है ये तीनों, और यही इनके ऊपर में पड़ जाती है ग्रेट लैक्स। तो ग्रेट लैक्स, सेंट लॉरेंस, ओहियो, मिसिसिपी, मिसौरी, और नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो ब्रेजोस, और ब्रेजोस, रियो ग्रांडे, और इधर से यदि हम जाते हैं पश्चिम की तरफ में तो कोलोराडो पड़ती है। फिर ऊपर की तरफ यदि हम चले गए तो कोलंबिया है, और फिर है फ्रेसर। अब इनमें से आप ज़्यादातर जो नाम सुने हैं नॉर्मली उन्हीं के बारे में मैप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत जो अंदर वाली रिवर है ना उनके बारे में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है मैप पर आधारित। तो यूकन, मैकेंजी, और ये रिवर हमको ध्यान में रखना है, ओहियो, मिसिसिपी, मिसौरी, और ये है सेंट लॉरेंस रिवर। कोलोराडो रिवर, कोलोराडो का पठार भी आप सुने होंगे, और ये हो गई कोलंबिया। इसी के अंतर्गत साउथ अमेरिका का भी पिक्चर दिया हुआ था। ठीक है, मात्र यहाँ से एक ही रिवर पूछी गई थी, ओरिनोको रिवर, ओरिनोको रिवर। तो अब चूंकि एक रिवर पूछी गई है तो हो सकता है कि और भी जो यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है ना वो भी पूछी जाए। तो हमें बिल्कुल, ठीक है, खाली मैप लेना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, वहाँ पर नदियाँ बना बना के
कि ये रिवर का नाम ये है, दूसरी रिवर का नाम ये है। और इनको रिवर का मैप यहाँ पर दिया हुआ था और इसी के बारे में पूछा गया था कि ये डी नंबर में जो रिवर दर्शाई गई है इसका नाम क्या है। ठीक है। और इनको रिवर की यदि पैरेलल में ही हम देखें तो ये दूसरी जो है मैग्डलेना रिवर है। ठीक है। इसके बाद नीचे तरफ आ जाता है अमेजन रिवर का पूरा प्रवाह क्षेत्र आ जाता है, तो ये अमेजन रिवर है। एक इसकी सहायक नदी है नीग्रो रिवर। ठीक है। नीचे एक और इसकी सहायक नदी है मेडियारा रिवर। और भी कुछ कुछ नीचे से आती हैं जैसे कि तापोजोस रिवर और जिंगू रिवर, ये सब इसकी अमेजन की सहायक नदियां हैं। और एक और ये है अलग से टोकेंटिन्स रिवर और साओ फ्रांसिस्को रिवर। नीचे की तरफ में यदि हम आते हैं तो ये हो जाती है हमारी पराना रिवर। ठीक है। और ये है पराग्वे रिवर और ये है पराना रिवर। ये तो थी साउथ अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ, इनको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। मैगडनेला रिवर, ओरिनोको रिवर। ठीक, फिर आ जाते हैं हम अमेजन रिवर की तरफ में। तो जो अमेजन रिवर है इसकी कई सारी सहायक नदी जैसे कि नीग्रो, मेडियारा, ता तापाजोस रिवर, जिंगू रिवर। और एक और है इसकी टोकेंटिस रिवर। फिर यहाँ पर यदि हम आ रहे हैं पूर्व की तरफ में बढ़ रहे हैं, साउथ की तरफ में बढ़ रहे हैं, तो ये आ गई हम साओ फ्रांसिस्को रिवर। पराना रिवर, पराग्वे रिवर, ये पराग्वे है, ये है पराना रिवर। ठीक है, इसी की ये सहायक नदी है। तो ये तो था हमारा साउथ अमेरिका और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें ये बात ध्यान रखना है कि ये जो अमेजन रिवर है ना, कहाँ पर अपने पानी को ले जा कर के छोड़ती है। तो ये आप देख रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर अपने पानी को छोड़ती है। और वहीं ये जो ओरिनको रिवर है ये भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अपने पानी को गिराती है। कुछ कुछ रिवर ऐसी हैं जैसे कि हम बात कर रहे थे पराग्वे रिवर की, तो ये आ जाते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन में अपने पानी को गिराते हैं। चाहे वो कोलोराडो हो, चाहे वो नीग्रो हो, चाहे वो सलाडो हो, ये सारी रिवर जो है साउथ अटलांटिक ओशियन में अपना पानी गिराती हैं। ठीक है। और एक जो है मैगडलेना रिवर, ये कैरिबियन सागर में अपने पानी को गिराती है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ में और देख लेते हैं पीआईबी की पहली महत्वपूर्ण खबर। इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो नेशनल कमीशन ऑन वुमेन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसका इतिहास जानेंगे कि किस प्रकार से इसकी स्थापना की जाती है। तो एक कमेटी गठित की गई थी स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, CSWI शॉर्टकट में इसको बोला जाता 1971 में। इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, इसने कुछ सुझाव दिए थे कि हमें सेटअप करना है एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ताकि हम फुलफिल कर सकें सर्विलांस फंक्शन टू फैसिलिटेट द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस एंड एक्सिलरेट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो महिलाएं जो जो चीज़ को फेस कर रही हैं उनको हम रीएड्रेस कैसे करके कर सकते हैं, इसके साथ साथ में उनका जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको आप कैसे करके एक्सेलरेटर दे सकते हैं और उनको बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए एक आयोग के गठन की बात करी गई थी 1971 में पहली बार। ठीक है। कमेटी का क्या नाम था? कमेटी का नाम था स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, CSWI 1971। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था एक कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ताकि स्टडी किया जा सके स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। दूसरे नंबर की बात, ये जो मिनिस्ट्री रही थी ना, ये वो एक्ट कर रही थी, काम कर रही थी किसके ऊपर? यूनाइटेड नेशंस की रिक्वेस्ट के ऊपर, फॉर ए स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिपोर्ट फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर इन 1975। 1975 में हमने इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर को सेलिब्रेट करे थे। उसी टाइम में यूनाइटेड नेशंस ने लोगों से रिक्वेस्ट करा था कि आप जो है इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करिए।
फिर जो सक्सेसिव कमेटी थी, कमीशन था या फिर प्लान्स था, इसमें इंक्लूड है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन। ये कार्यक्रम चला था 1988 से 2000 के बीच में। इन्होंने रिकमेंड दिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन करना है एक अपेक्स बॉडी जो कि महिलाओं के लिए काम करेगी। अपेक्स मतलब सर्वोच्च संस्था। फिर 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंसल्टेशन लिया एनजीओ से, सोशल वर्कर से, एक्सपर्ट से, ठीक है, कि कैसे कैसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा ये काम करेगा, क्या क्या इसके पास पावर होने चाहिए। कमीशन प्रपोज टू बी सेटअप, जिसकी हमें स्थापना करना है। फिर मई 1990 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। फिर जुलाई 1990 में एचआरडी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करी थी एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस, ताकि जो बिल से रिलेटेड कुछ सजेशन वगैरह हैं वो उसको प्राप्त हो सके। फिर अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ने कई सारे अमेंडमेंट लेकर के आई, इंट्रोड्यूस किया था एक नया प्रोविज़न टू वेस्ट द कमीशन विद द पावर ऑफ सिविल कोड। कम से भी कम सिविल कोड की पावर इसके पास होना चाहिए। फिर इस बिल को पास कर दिया गया था एंड रिसीव कर लिया था इसने प्रेसिडेंट की सहमति को 30 अगस्त 1990 को। तो पहला जो कमीशन है उसका गठन किया गया था 31 जनवरी 1992 को, और जयंती पटनायक इसकी चेयरपर्सन थी। इसके मिशन बनाए जाते हैं कि क्या क्या इन्होंने मिशन है, क्या इसके विजन है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है, स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो एक चेयरपर्सन रहता है, कमिटेड टू द काज ऑफ वुमेन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करती है, ठीक है। इसके अलावा 5 मेंबर जिनको नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, who had experience in law or legislation, trade unionism, management of industry potential of women, women's voluntary organization, administration, economic development, health, education, social welfare। ये सारे के सारे क्षेत्र में जो व्यक्ति अच्छा काम किए हैं उनमें से हम 5 लोगों को चुनते हैं, ठीक है। तो ये भी जो इनका भी नॉमिनेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। provided that at least one member, कम से भी कम एक मेंबर, each shall be from amongst person belonging to SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी। अब आप यहाँ पर एक बात और देखिए कि सरकार ने ये बहुत अच्छा प्रावधान करी थी कि कम से भी कम SC और ST के लोग भी तो ऊपर बैठ सकें, इसलिए कम से भी कम एक मेंबर, ठीक है, एक मेंबर SC का रहेगा और एक मेंबर रहेगा ST का। इसके बाद फिर मेंबर सेक्रेटरी की बात करी जाती, इसको भी नॉमिनेट किया जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है ना, एक्सपर्ट रहेगा किस फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के फील्ड में, या फिर सोशियोलॉजिकल मूवमेंट के मामले में, या एक ऑफिसर जो कि मेंबर रहेगा सिविल सर्विस का। किसका है वो, सिविल सर्विस का एक सदस्य रहा है यूनियन और फिर ऑल इंडिया सर्विसेज का, या फिर वो सिविल पोस्ट को धारण करता है अंडर द यूनियन गवर्नमेंट विथ एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस भी उसके पास में होना चाहिए। न्यूज़ की तरफ चलते न्यूज़ को देख लेते हैं। तो हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, वो एड्रेस करेंगी 31वें नंबर का जो फाउंडेशन डे इवेंट है ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, टुमारो की बात करी जा रही, मतलब 31 तारीख को। तो ये NCW ना ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 दिन का इवेंट, ताकि वो सेलिब्रेट कर सके अपने फाउंडेशन डे को जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी। द थीम ऑफ प्रोग्राम इज सशक्त नारी सशक्त भारत। ये थीम इस आयोग ने रखी है अपनी स्थापना दिवस के मौके पर। तो 31 जनवरी की स्थापना हुई थी इसकी, उसी को याद करते हुए 2 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है NCW के द्वारा। इसके बारे में फिर से आप बेसिक जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे लास्ट में बताया जाता है कि जो NCW है इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1992 में एज ए स्टूटरी बॉडी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990।
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि रिव्यू हम कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन। ठीक है, संविधान ने किस प्रकार से महिलाओं की रक्षा किया है, इसके बारे में टाइम टाइम पर ये रिव्यू कर सके, क्या उनके लिए कोई लीगल सेफगार्ड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को रिव्यू कर सके, ऐसी संस्था बनाने की बात करी गई थी। इसके अलावा कुछ लेजिस्लेटिव जो मेजर है ना, कानूनी तौर पर, विधायी तौर पर उनको सजेस्ट करता है कि इनके लिए भी हमें कुछ विधान बनाने चाहिए। इसके अलावा उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी इस संगठन का निर्माण किया गया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो हम शहीद दिवस के रूप में हर साल 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो खाली महात्मा गांधी ने आज़ादी में योगदान नहीं दिया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। उन्हीं की याद में हम जो है शहीद दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर और 19 नवंबर को भी सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब ऐसे लोगों को हम सम्मानित करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, उनको हम याद करते हैं। अब 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम को प्रार्थना के टाइम नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसीलिए ये दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे थे। इसके अलावा 30 जनवरी को हम अहिंसा और शांति के दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अवसर पर देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अब 23 मार्च को भी हम जो है शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। भारत में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ताकि पूरा देश उनके बलिदान को हमेशा याद रख सके। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में शाम 7:30 बजे फांसी दी गई थी। फिर 21 अक्टूबर आता है, तो भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करते हुए 21 अक्टूबर 1959 को 1959 को लद्दाख में 10 भारतीय सीआरपीएफ के पुलिस जवान जो है शहीद हो गए थे। इसलिए यानी इस दिन को हम 21 अक्टूबर को सभी पुलिस विभागों द्वारा शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। फिर आ जाता है 17 नवंबर, तो भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि को भी हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 17 जनवरी 1928 को। साइमन कमीशन के विरुद्ध ये प्रदर्शन कर रहे थे। उस टाइम में जो लाठी चार्ज हुई थी तो एक डंडा इनके सर पर भी पड़ गया था, इसी में फिर वो इनकी डेथ हो गई थी। तो लाला लाजपत राय को हम पंजाब का शेर यानी पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। फिर 19 नवंबर को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जयंती को। ठीक है, इस दिन लोग रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अपना जीवन त्याग दिया था। तो ये तो थे शहीद दिवस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। तो आज के जो हमारे जो मेन एडिटोरियल हैं वो पहला है मिलेट रिवॉल्यूशन से संबंधित है। मिलेट हम मोटा अनाज को बोलते हैं। गांव में आप देखेंगे आज के टाइम में तो खैर धान और गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होने लगी है, लेकिन आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें जब उस टाइम में नहर की व्यवस्था नहीं थी, उतने ज़्यादा बांध नहीं बनाए गए थे, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी और ना ही इतनी ज़्यादा मशीनीकरण हुआ था कृषि का और ना ही उतना ज़्यादा खाद किसान लोग डालते थे अपने खेतों में। उस समय में हमारे गांव की यदि मैं खुद ही बात करूं ना तो ज़मीनें ऐसे ही खाली पड़ी रह जाती थी, परती गाय बैल चरते रहते थे और पहले हर घर में आपको जानवर देखने को मिल जाते थे। गाय बैल भैंस बकरी मुर्गी सब पालन करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब से मशीनीकरण हुआ है, खाद आई है और हरित क्रांति आया है, तभी से हम देखते हैं
कि कृषि का उत्पादन बढ़ गया है और जो गेहूं और धान है इसकी बुआई में तेज़ी से हम वृद्धि देखे हैं। ठीक है, तभी से जो मोटे अनाज है ना उनकी खेती भी बिल्कुल कम हो गई है। तो मोटे अनाज के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ज्वार, रागी, ठीक है, बाजरा, ये सारी चीज़ें पहले, कोदो, कुटकी, इनको बोया जाता था, इनको उगाया जाता था, इनको खाया भी जाता था। और पोषण के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी रहती थी, इनमें ज़्यादा फैट नहीं पाया जाता है। और उस समय में हम देख रहे हैं कि जबकि लोगों की उतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी, उतना ज़्यादा लागत खेती किसानी में वो लगाते नहीं थे। उस हिसाब से देखा जाए ना तो उस टाइम में बहुत बढ़िया इनका प्रोडक्शन हुआ करता था, और वहाँ उस टाइम में मिट्टी भी उपजाऊ ही हुआ करती थी। आज के टाइम में इतना ज़्यादा खाद कीटनाशक डाल डालकर, पानी डाल डालकर हमने मिट्टी को एकदम ख़राब कर दिया। मतलब मिट्टी की जो उर्वरता है ना वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब वहीं हम यदि समझने की कोशिश करें कि आखिर ये मोटे अनाज होते क्या हैं, दरअसल ये जो मोटे अनाज होते हैं ना, छोटे बीज वाले घासों का एक समूह होते हैं। इन्हें अन्न की वार्षिक फसल के रूप में शीतोष्ण, उप उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के सूखे वाले इलाके में, ठीक है, सीमित एरिया में इनको उगाया जाता है। इन प्राचीन अनाजों का इस्तेमाल ईसा से लगभग 3000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही किया जा रहा है। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ेंगे, कुछ वीडियो भी मैं डाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त मिली। तो वहाँ पर हमको दो चीज़ें मिली थी। एक तो जौ हमें प्राप्त हुई थी, ठीक है, और तो जौ के हमें वहाँ पर संकेत मिले थे या फिर उसके प्रमाण मिले हैं। मौजूदा समय में लगभग 131 देशों में इसकी खेती होती है। मोटे अनाज एशिया और अफ्रीका में 59 करोड़ लोगों के पारंपरिक आहार के रूप में काम करते हैं। भारत में मोटे अनाज को हम कई टाइप से बांट सकते हैं, जैसे कि कुछ जो है बड़े दाने वाले होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी जिसको मंडुआ बोलते हैं। कुछ छोटे दाने वाले होते हैं जैसे कि कंगनी, काकुन, चीना, कोदो, कुटकी। कुछ होते हैं प्रछन्न मोटे जैसे कि कुट्टू और चौलाई। जिन 5 राज्यों में मोटे अनाजों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो ये तो था, सबसे पहले हम परिचय देखें मिलेट्स के बारे में कि किनको हम जो है मिलेट्स बोलते हैं, कौन क्या किस किस चीज़ों को हम जो है मोटे अनाज की श्रेणी में रखते हैं। तो एक इंटरनेशनल संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, किसके अंतर्गत आती है? यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है। इसने डिक्लेयर किया था 2023 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, मोटे अनाज के रूप में 2023 के साल को घोषित किया गया है। इसको घोषित करने का एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना है कि मोटा अनाज है क्या, इसको आप अपने आहार में क्यों लें, मोटे अनाज के प्रोडक्शन को आप कैसे करके बढ़ावा दे सकते हैं, भारत अपने एक्सपोर्ट को कैसे करके बढ़ावा देगा, लोगों को इसकी खेती क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जिसके चलते चलते मोटे अनाज के वर्ष के रूप में 2023 को घोषित किया गया है। ये जो मिलेट्स होते हैं इनमें स्पेशल न्यूट्रिशियन वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि हमें ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है, इसमें हमें फाइबर मिल जाता है, इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हमको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ में स्पेशल और ऑर्गोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड सुटेबल फॉर सेमी एरिड रीजन। आप ऐसे क्षेत्र में भी इनकी खेती कर सकते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उतनी ज़्यादा आपको खाद भी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस बो देना है और आपको छोड़ देना है। तो जो मिलेट्स होते हैं ना न्यूट्रिशन के लिए तो बहुत अच्छे ही हैं, इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं क्लाइमेट रेजिस्टेंट होते हैं। वाट देन आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टू इंक्रीज मिलेट कल्टीवेशन एंड कंजप्शन। तो आप कैसे करके इंक्रीज कर सकते हैं मिलेट के कल्टीवेशन को और इसके कंजप्शन को, ये एक क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है।
तो आगे बताया जा रहा है राइटर की तरफ से कि मैंने जो है प्रोवाइड किया एक ब्रीफ आउटलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ मिलेट कल्टीवेशन, मतलब कैसे करके इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, कैसा इसका कंजप्शन होगा और कैसे करके इसको प्रोक्योर किया जाएगा। फॉलोड बाय सम लेसन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। इसमें हेल्प मिली थी एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन सेंटर की तरफ से। कैसे करके हम जो है कंजर्व कर सकते हैं मिलेट बायोडाइवर्सिटी को, इसके अलावा प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्शन को इसके, एंड कंजप्शन ऑफ मिलेट्स इन द कोल्ली हिल्स तमिलनाडु, ए मॉडल दैट कैन बी अडॉप्टेड टू अदर एरियाज। कोल्ली हिल्स तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेकर के हम जो है पूरे देश भर में इसकी खेती कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, ये इस राइटिंग में इस आर्टिकल को लिखते टाइम यहाँ पर कुछ आर्टिकल जो है कुछ इनपुट जो है ओलिवर किंग और डीजे नित्या की तरफ से लिए गए हैं। ये MSSRF में काम करते हैं, ये काफ़ी वैल्यूएबल हैं। जब हम मिलेट को खा रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से बैरियर हैं जिसके चलते चलते मिलेट लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मिलेट के दो ग्रुप होते हैं, आर ग्रोन इन इंडिया। मेजर मिलेट, इसमें इंक्लूड है सोरघम, इसके अलावा पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट। वाइल जो माइनर मिलेट्स हैं उनमें इंक्लूड है फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोदो, प्रोसो एंड बार्नयार्ड मिलेट। ये अलग अलग कैटेगरी में भारत में इनकी खेती की जाती है। ठीक है, इसी को यदि हम हिंदी में देखें तो हिंदी में इनके नाम देख लीजिए। भारत में बाजरा के दो ग्रुप उगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी आ जाते हैं मेन रूप से। जबकि जो छोटे बाजरा वाली जो चीज़ें हैं उसमें फॉक्सटेल, छोटा बाजरा, कोदो, प्रोसो और बार्नयार्ड बाजरा इसमें आ जाते हैं। वहीं फिर 19-20 की बात बताई जाती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एकीकृत बाल विकास परियोजना। ठीक है, दो स्कीम का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी है? 2000 एक मिनट 19-20 टोटल ऑफटेक ऑफ सीरियल्स through the public distribution and the integrated child development scheme and also school meals was around 54 million टन। कितना हम कंज्यूम कर पाए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 19-20 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एकीकृत बाल विकास योजना के माध्यम से अनाज का कुल उठाव और स्कूली भोजन में भी सबको मिला दे तो 54 मिलियन टन था। ठीक है, लगभग 20% चावल और गेहूं को बाजरा से बदल देते तो राज्य को 10.8 मिलियन टन बाजरा खरीदना होगा। एक चीज़ को यदि आप कम करोगे ना तो दूसरी चीज़ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर 1920 और 2019 और 20 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स, तो ये जो मोटे अनाज हैं 19-20 में इनका जो प्रोडक्शन रहा था वो कितना था? वो था 47.7 मिलियन टन। द बल्क ऑफ दिस वाज मेज, इसमें मक्का कितना था? 28.8 मिलियन टन था। इसके अलावा जो नॉन मिलेट क्रॉप्स हैं यूज्ड मेनली एज फीड, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मोटे अनाज में जिनको हम शामिल नहीं किए हैं उनको ही हम जो है खाना के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो MS स्वामीनाथन ने सुझाव दिया था कि मोटे अनाज को पोषक अनाज से बदल दिया जाना चाहिए। फिर आगे बताया जा रहा है, देखिए कि ये जो प्रोडक्शन है सोरगम का, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है सोरगम का, ज्वार का रहा है 4.8 मिलियन टन, ठीक है, जिसको हम सोरगम बोल रहे हैं। तो सोरगम का जो प्रोडक्शन रहा था वो 4.8 मिलियन था। पर्ल मिलेट के अंतर्गत 10.4 मिलियन टन रहा, और जो फिंगर मिलेट है एलोंग विथ अदर मिलेट 3.7 मिलियन टन। पुट टुगेदर वास 18.9 मिलियन टन। कितना प्रोडक्शन हुआ सबको मिला दिए तो 18.9 मिलियन टन हो गया। अब प्रोडक्शन देखिए आप कितना कम है। अब यदि हम इतना कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनका PDS प्रणाली में इनको हम यदि इंक्लूड करें या फिर शामिल करें, ठीक है,
काफ़ी फीजिबल माना जाता है यदि हम जो है 50% से भी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है ना उसको प्रोक्योर कर ले रहे हैं। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज को खरीदना पड़ेगा। करेंटली मिलेट्स आर प्रोक्योर्ड इन ओनली ए फ्यू स्टेट, लेकिन कंडीशन क्या है, कुछ राज्य ही जो है इसको खरीद रहे हैं। एंड स्टॉक इन द सेंट्रल पूर आर स्मार्ट, केंद्र सरकार के पास भी इनका जो भंडारण है बहुत कम है। वहीं हम मई 2022 की बात कर लें तो सेंट्रल स्टॉक में 33 मिलियन टन क्या है राइस और 31 मिलियन टन है वीट, लेकिन 4 लाख टन हमारे पास में मोटा अनाज है। तो आप बताइए कैसे करके काम चलेगा। अब हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है कि मिलेट का जो कल्टीवेशन किया जा रहा है ना उसके एरिया में गिरावट आ गई। जैसे कि मैं अपने गांव का एग्जांपल आपको दिया था ना, हमारे गांव में पहले बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती थी। जैसे कि हम पहले अरहर की खेती करते थे, हम पहले अलसी लगाया करते थे, कभी कभी ज्वार की खेती भी मैं देखा हूँ। आज के टाइम में बिल्कुल नहीं होता है। पहले नंबर की बात तो ये है सरकार एमएसपी पर इनको खरीदती नहीं है। दूसरे नंबर की बात है इनका जो उत्पादन है ना वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जितना उत्पादन हमको गेहूँ और धान देते। इसके चलते चलते भी लोग इनकी खेती नहीं करते। मतलब हम देख रहे हैं ना कि इनका जो कल्टीवेशन का एरिया है ना उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सेकेंड नंबर की बात जो है, मिलेट्स की प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो पहले नंबर की बात, कम एरिया में हम इसकी बोरी कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि इसकी जो उत्पादकता है ना उतनी ज़्यादा हमें नहीं मिल पा रही है। पिछले एक दशक में ज्वार का जो उत्पादन है गिर गया है और बाजरा का उत्पादन स्थिर हो गया है। फिंगर मिलेट जिसको हम रागी कहते हैं सहित अन्य जो बाजरा का उत्पादन है ना या तो फिर स्थिर हो गया है या तो फिर हमें कम देखने को मिला है। ज्वार और बाजरा की उत्पादकता में तो वृद्धि हुई है लेकिन मामूली रूप से। ज्वार की जो औसत उपज है 2011-12 में 957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। 19-20 में 989 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। बाजरे की उपज 10-11 में 1079 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और 2017-18 में 1232 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी जो एक जैसे कि 1079 यहाँ पर बात करी जाती है पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में इसका जो उत्पादन था 1079 किलो था 2011-12 में, और आगे के जो साल है 17-18 में 1232, मतलब उतना ज़्यादा यहाँ पर हमें उत्पादकता में वृद्धि देखने को नहीं मिली है। जब तक उत्पादकता और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जाती है तब तक बाजरे के उपभोग के लिए सभी जो हम प्रोत्साहन दे रहे हैं ना वो जीरो हो जाते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। वहीं हम बात करते हैं कि कोली हिल्स में किस प्रकार से चेंजेस आए हैं। तो जो मिलेट प्रोजेक्ट है MSSRF का, इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, जो क्रॉप की डाइवर्सिटी है उसको बना करके रखना है। लोकल मिलेट वेराइटीज़ हमको चाहिए इसके लिए। टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ मिलेट एंड टू इन्हेंस फार्म इनकम्स। ठीक है, तो इसमें ये 2-3 बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। हमें जो है क्रॉप में डाइवर्सिटी लाना है। ठीक है, हमें लोकल मिलेट की वैरायटी बोना है, लोकल जो वैरायटी है मोटे अनाजों की उनको बोना है। इसके साथ साथ में हमको प्रोडक्शन में बढ़ावा देना है। ठीक है, प्रोडक्शन के साथ साथ में जब तक लोग कंज्यूम नहीं करेंगे इसका प्रोडक्शन भी बढ़ने वाला नहीं है। इसके साथ साथ में जो किसान लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाना है। तो जो कोली हिल्स ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं जो कि नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, द प्रोजेक्ट एरिया पड़ा इस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिक एंड जियो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में जब आप इस क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी यहाँ की जो जियोग्राफिक लोकेशन है अपने आप में खास है। और ज़्यादातर हमें यहाँ पर कैसे लोग देखने को मिलते हैं, गरीब लोग जिनकी इनकम कम है और एसटी के लोग ही यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं।
यहाँ पर भी आप देखिए कि जो बाजरे की खेती में तेज़ी से गिरावट आई है और कसावा, अनानास, काफ़ी और काली मिर्च जैसी अधिक लाभदायक फसलों की ओर भूमि का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया था कि 1980 के दशक के मध्य से भारत में पोषक अनाज के क्षेत्र में तेज़ी से गिरावट आई है। 1980 41 मिलियन हेक्टेयर पहले हुआ करता था, 2017-18 में 24 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। तो वहीं यदि हम बात करें कुछ कुछ रीजंस कि हम जो है शिफ्ट कर रहे हैं लैंड यूज़, इसमें इंक्लूड है लो यील्ड। ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो हम क्या कर दे रहे हैं, फसलों को ही चेंज कर दे रहे हैं। आगे यदि हम बात करें, मिलेट की जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें लेबर भी लगता है। जैसे कि यदि मैं खेती भी करता हूँ मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज की कटाई के बाद दाने निकालने के लिए मुझे छिलका निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो काम है ना महिलाएं ही करते हैं। एडिशनली बात करें तो वेरी लिटिल वाज मार्केटेड, और बहुत कम ऐसा है जो कि मैं इसको बेच पाता हूँ। एंड ए टीनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसीज्ड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और बहुत कम ही हिस्सा ऐसा है जो कि हम मोटे अनाज को प्रोसीज्ड फूड में चेंज कर पाते हैं। ठीक है, प्रसादित या फिर संसाधित खाद्य पदार्थों में हम इसको बदल पाते हैं, इसे बहुत कम ही अनाज बच पा रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो परियोजना थी इसने 3 क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया था। सबसे पहले उन्नत बीज, नई कृषि पद्धति और नई तकनीक, इनके लिए सहभागी किस्मों के परीक्षणों के संयोजन का उपयोग करना है। उपज को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। इसके साथ साथ में जो सामुदायिक बीज बैंक थे ना, को स्थानीय बीज प्रणालियों से को संरक्षित करने के लिए कहा गया। उनको पुनर्स्थापित करना है, पुनर्जीवित करना है, मजबूत करने और सुधारने के लिए डिजाइन और निर्माण किया गया है। यदि हम जो है बीज भंडार की बात भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि वहाँ के जो लोकल वैरायटी है उसको आप जो है सेव करके रखिए। सेकेंड नंबर की बात यहाँ पर बताई जाती है कस्टमाइज पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी। ठीक है, अब जैसे कि खेती तैयार हो गई है, इसकी फसल तैयार हो गई, अब मुझे मशीनों की ज़रूरत पड़ना चाहिए। मैं मशीनों से यदि काम करता हूँ तो ज़्यादा लागत मुझे नहीं लगेगी, मुझे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंड पाउंडिंग मिलेट बाय वुमेन फॉर एन आवर यील्डेड 2 से 3 kg ऑफ ग्रेन। All millet other than finger millet have a hard seed coat that require abrasive force to remove the starch from the seed coat. The introduction of small-scale localized machining, mechanical milling operated by self-help group was a game changer. तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक localized mechanical milling मशीन लेकर के आए हैं ताकि जो है अब आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो महिलाओं द्वारा 1 घंटे के लिए हाथ से बाजरे को कूटने से 2 से 3 किलो अनाज प्राप्त हुआ था। फिंगर मिलेट के अलावा सभी बाजरा में एक कठोर बीज का कोटिंग रहती है, जिसके लिए बीज को कोट से यदि हमें हटाना है तो थोड़ा सा अब घर्षक हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तीसरी बड़ी पहल थी ट्रेनिंग। कोल्ली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स फेडरेशन का गठन प्रशिक्षण और मूल्यवर्धन की दिशा में सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए किया गया था। रेडी टू कुक उत्पादों को कोल्ली हिल्स नेचुरल फूड्स लेबल के तहत ब्रांडेड किया गया और बाजार लिंक स्थापित किए गए ताकि हम इनकी मार्केटिंग कर सके। मूल्यवर्धित उत्पादों से शुद्ध रिटर्न अनाज की तुलना में 5 से 10 गुना था। 1 किलोग्राम यदि हम बात कर लें बाजरा कितने में बेचा जा रहा है, यहाँ इसका प्राइस बताया जा रहा है। देखिए 1 किलोग्राम लिटिल मिलेट राइस सोल्ड फॉर 7 रुपया। 1 किलोग्राम ऑफ मिलेट उपमा सेल ऑफ 41 रुपये। अब आप सोचिए यहाँ पर, वहीं यदि आप कच्ची चीज़ बेच रहे हैं तो वो 7 रुपये में बिक रही है, यदि उसी को आप पका करके बेच रहे हैं तो वो 41 रुपया में बिक रही है। ये अंतर रहता है कच्चा अनाज और प्रोसेस्ड फूड में।
अब आगे जो है लास्ट 25 साल में प्रोडक्शन किस प्रकार से डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम है लास्ट 25 साल का, हम जो है डिक्लाइन देखने को मिला है एरिया में अंडर कल्टीवेशन ऑफ माइनर मिलेट एंड फिंगर मिलेट। हमें माइनर मिलेट और फिंगर मिलेट के मामले में यदि देखते हैं तो जितने एकड़ में खेती की जाती थी, अब उस एरिया में प्रोडक्शन कम हो गया है, मतलब लोग कम खेती कर रहे हैं अब, यदि हम ब्लॉक लेवल की बात करें। लेकिन वास्तव में बात ऐसी है कि हैज़ इंक्रीज्ड ग्रेजुअली आफ्टर 2014 एंड 15। लेकिन वहीं देखा जाए तो 2014 और 15 के बाद से थोड़ा थोड़ा हमको वृद्धि देखने को मिलती है। हालांकि हमें जो वृद्धि देखने को मिली है वो 1/3 ही है, यदि हम जो है 2000 के दशक की यदि बात करते हैं तो उस टाइम से। वहीं जो उत्पादकता है वो भी कुछ कुछ राइज हुई है एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है बढ़िया बीज बो रहे हैं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं एंड इंटरक्रॉपिंग प्रणाली को अपना रहे हैं, फसल चक्रण को अपना रहे हैं। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन इनकम्स फ्रॉम मिलेट फार्मिंग। यदि मैं मिलेट की फार्मिंग कर रहा हूँ, मोटे अनाजों की खेती कर रहा हूँ, तो मेरी इनकम में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा शिफ्ट हम कर रहे हैं हैंड पाउंडिंग से मिलिंग मशीन की तरफ, मतलब हाथ से आप निकाल रहे थे पहले बीज, आज के टाइम में मशीन से आप निकालने लगे हैं, मशीन से गाहनी करने लगे हैं। तो इससे क्या है, महिलाओं को थोड़ा सा इनकरेज मिला है कि हम जो है मिलेट को कंज्यूम करें। इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं प्राइवेट जो मिल्स हुआ करती थी, यहाँ पर जो है कस्टमाइज डी हॉलर है। इसके अलावा पुलिवराइज़र पुलवर्साइज़र, इनकी संख्या में हमें वृद्धि देखने को मिली है। इसका मतलब ये है इसकी खेती होगी तो हमें मशीनों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन मार्केटेड टू कृषि विज्ञान केंद्रास एक्रॉस तमिलनाडु। और बताया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी को पूरे तमिलनाडु में कृषि विज्ञान केंद्रों में विपणन किया गया है। अब हम बात करते हैं द इकोनॉमिक्स इज द इशू, ठीक है। सबसे बड़ा जो इशू है वो इकोनॉमिक्स को लेकर के है, अर्थशास्त्र। द मोस्ट डिफिकल्ट आउटकम टू मेजर आर चेंजेस इन कंजप्शन एंड न्यूट्रिशन। सबसे बड़ा जो चेंजेस और चैलेंजेस है वो ये है कि कंजप्शन है, और दूसरे नंबर की बात ये है न्यूट्रिशन। एक सैंपल स्टडी है 2021 में कराई गई थी, वहाँ से ये पता चलता है कि जितने भी एज के पर्सन्स हैं वो खाते हैं मिलेट फॉर 9 days पर मंथ, एक महीना में 9 दिन ये लोग खा रहे हैं। 15 साल पहले की बात करें, एक डिफरेंट स्टडी से हमें ये पता चला था कि 39% ऑफ हाउस होल्ड, 39% घरों में कंज्यूम किया जाता था मिलेट रेगुलरली। अवेलेबिलिटी इज़ वन फैक्टर हेयर बट सो आर चेंजिंग फूड हैबिट, ठीक है। कि लोगों के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा, ये तो एक फैक्टर है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है आपने अपनी जो फूड की हैबिट है ना उसको बदल दिया है। तो अंत में बाजरा का जो उत्पादन बढ़ाना है, खेती के क्षेत्र में गिरावट को भी हमें चेंज करना है, ठीक है। लेकिन ये आसान काम नहीं है, वैज्ञानिक इनपुट, संस्थागत तंत्र, वित्तीय प्रोत्साहन चाहिए, इस प्रकार के समर्थन की ज़रूरत है, और भी कई सारे हस्तक्षेप की ज़रूरत है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को विशेष रूप से कर्नाटक और उड़ीसा ने जो मिलेट मिशन की शुरुआत करी है इनसे सीखना चाहिए, इन नीतियों का स्वागत करना चाहिए। लेकिन जब तक हम बाजरे की खेती के अर्थशास्त्र पर ध्यान नहीं देंगे, हम अधिक लाभदायक विकल्पों के खिलाफ हारने वाली लड़ाई का सामना करेंगे। इसके साथ साथ में आप खुद देखिए, जो स्मॉल फार्मर्स हैं हिली रीजन में, इसके अलावा ड्राई लैंड प्लान में जो लोग रहते हैं, हु आर अमंग द पुअरेस्ट हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया, आर गोइंग टू कल्टिवेट मिलेट्स ओनली इफ़ इट गिव्स देम गुड रिटर्न। वो खेती क्यों करेंगे? यदि इससे गुड रिटर्न मिल रहा है तभी ये लोग खेती करेंगे। इसीलिए एडुकेट पब्लिक सपोर्ट चाहिए,
ताकि ये जो मिलेट का कल्टीवेशन है ना वो प्रॉफिटेबल बन सके। इंश्योर सप्लाई फॉर पीडीएस एंड अल्टीमेट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल बेनिफिट टू ए वाइड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद हम सीधे चलते हैं फ्रंट पेज पर और देख लेते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़। तो पहली जो न्यूज़ देख रहे हैं फ्रंट पेज की, वो हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप और जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसका क्या रिलेशन है और क्यों अडानी ग्रुप चर्चा में रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप हमको देखने को मिलते हैं। अडानी ग्रुप मतलब हम हिंदुस्तान की कंपनी की बात कर रहे हैं, आज दिन भर से चर्चा में था। चर्चा की वजह ये रही थी कि अमेरिका की जो शॉर्ट सेलिंग फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, इसकी एक निगेटिव रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के चलते चलते दुनिया के सबसे बड़े रईसों में जो शुमार गौतम अडानी है, इनको 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रुप में दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी शामिल है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 88 सवाल उठाए थे। हिंडनबर्ग के वो कौन से 88 सवाल हैं और शेयरों में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आई है, सारी चीज़ों का हम समझेंगे। तो इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए हैं। अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को आपने इसका एमडी क्यों बना दिया है। उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप है, इसके बाद भी एमडी बना दिए हैं। हिंडनबर्ग में पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाए हो। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब तक अडानी ग्रुप में नहीं दिया है और यही कारण है कि ये जो है ना, अब फिर अडानी ग्रुप में उसके ऊपर क्या काम कर दिया था, उसके ऊपर आरोप लगाना चालू कर दिया था। ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से निवेश किया जा रहा है। ग्रुप के शेयरों को चढ़ाने के लिए उनका रेट बढ़ाने के लिए ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा गया, कारोबार बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे, मतलब विवादों से जुड़ा है। खातों में गड़बड़ी, इसलिए 8 साल में 4 सीईओ ने इस्तीफा भी दिया। तो इससे 85% की शेयरों में हमको गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पाकिस्तान से। 61 लोगों की जानें गई हैं एक सुसाइड अटैक में। पाकिस्तान की एक मॉस्क में ये हमला हुआ था, ठीक है, मस्जिद में। तो एक तालिबान सुसाइड बॉम्बर blew himself up in mosque packed with worshippers during afternoon prayers on Monday in the high security zone in Pakistan's rescued northwestern Peshawar city। तो नॉर्थ वेस्टर्न पेशावर सिटी में ये मॉस्क स्थित थी। यहाँ पर ये जो सुसाइड बॉम्बर है ना घुसा है और अपने आप को इसने उड़ा दिया। किलिंग 61 पीपुल एंड वाउंडिंग मोर देन 150 मोस्टली पुलिसमैन, ऑफिशियल का कहना है। इसमें 61 लोगों की जानें गई हैं और 150 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और ज़्यादातर उसमें पुलिस वाले हैं। तो ये जो पुलिस लाइन वाला एरिया है ना, लगभग 1:30 बजे यहाँ पर इस मस्जिद में ये ब्लास्ट हमको देखने को मिला था। ये जो बॉम्बर है ना, ये प्रेजेंट था इन द फ्रंट रो ऑफ वर्शिपर। तो जो वर्शिपर लोग बैठे थे जो कि नमाज अदा कर रहे थे, एकदम सामने ही बैठा हुआ था ये, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। इसके अलावा कैपिटल पुलिस ऑफिसर पेशावर मोहम्मद इजाज खान का कहना है 61 लोगों की जानें गई हैं। ही सेड 300 to 400 पुलिस ऑफिसर वर प्रेजेंट इन द एरिया एट द टाइम ऑफ ब्लास्ट। उस टाइम में 300 से 400 पुलिस वाले मौजूद थे। और फिर हम बात कर रहे हैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। तो इनका कहना है इस हॉस्पिटल से पता चला है कि 150 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, नॉन एज पाकिस्तानी तालिबान, इसको पाकिस्तानी तालिबान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सुसाइड अटैक, इसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उसने ये कहा है सेइंग इट वाज पार्ट ऑफ रिवेंज अटैक फॉर स्लेन टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुरासानी
हु वाज किल्ड इन अफगानिस्तान इन अगस्त। अफगानिस्तान में एक कमांडर है जिसकी डेथ हो गई थी, उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर अटैक किया गया है। अब पुलिस ऑफिशियल का कहना है कि काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है मस्जिद की ना वो ढह गया है, और कई सारे जो पीपुल हैं, ठीक है, वो विश्वास कर रहे हैं कि वो जो है इसमें दब गए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ठीक है, इसने डैश्ड किया है। डैश्ड करना मतलब जो है जो धराशायी बिल्डिंग हुए ना, पेस्ट डैश्ड टू पेशावर टू रिव्यू द रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। वो तेज़ी के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो तेज़ी से हो सके। इसके बाद में हम देख लेते हैं नफ्सा एक्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नफ्सा एक्ट के माध्यम से ही गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों को, ठीक है, फ्री में अनाज बांटती है या फिर कम रेट पर अनाज अवेलेबल कराती है जो सोसाइटी होती है वहाँ पर। नफ्सा एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करें तो इसको अधिसूचित किया गया था 10 सितंबर 2013 को। इसका उद्देश्य है एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को अच्छे रेट पर, कम रेट पर अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न अवेलेबल कराना, उन्हें खाद्य और पोषण की सुरक्षा प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है। कवरेज की यदि हम बात करें किन किन लोगों को कवर किया जाएगा, तो जो TPDS है जिसको हम टारगेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं, इसके अंतर्गत रियायती दर पर कम रेट पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी का 75% हिस्सा रहेगा और शहरी आबादी रहेगी 50% हिस्सा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67% हिस्से को कवर करता है, लेकिन शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि तुलना करें तो 75% ग्रामीण और जो 50% है वो शहरी क्षेत्र आता है, और टोटल जो है 67% हिस्से को ये कवर करता है। पात्रता की यदि हम बात करें तो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से TPDS के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक घर, सरकार किनको प्राथमिकता दे रही वो लोग आ जाते हैं। इसके साथ साथ में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाता है। प्रावधान की यदि हम बात करें तो हर महीना प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। चावल की जो दर रहेगी वो 3 रुपये किलो, गेहूं रहेगा 2 रुपये किलो और मोटा अनाज रहेगा 1 रुपये किलो। हालांकि जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लोग आते हैं उनको प्रति माह प्रति परिवार 35 किलो अनाज दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान, इसके साथ साथ में बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन, इसके देखिए भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना इसके मेन प्रावधान थे। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान से ये न्यूज़ आई है, यहाँ पर कुछ हमें अनियमितताएं देखने को मिली थी, अनियमितताएं, ठीक है। एनामली, राजस्थान में नफ्सा के लिए लाभार्थियों की सूची में जो विसंगति थी ना उसका समाधान कर लिया गया है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के लिए जो संयुक्त भूमि जोत में नामों को अलग करने से संबंधित एक विसंगति का समाधान कर लिया गया है। जो भी पात्र लाभार्थी हैं को इस साल मार्च से योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। सूची में लगभग 3.49 लाख लोगों को इसमें जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचियारवास ने सोमवार को यहाँ राज्य विधानसभा में कहा था कि जो लाभार्थी हैं इनके नाम जोड़ने के लिए नफ्सा वेबसाइट हाल ही में खोली गई थी, जिसमें 19.5 लाख से भी ज़्यादा हमको आवेदन मिले थे, और कहा गया है कि अभी जो भी लोग बचे हुए हैं ना उनके एप्लीकेशन का निपटारा हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना के बजाय वर्तमान जनसंख्या के आधार पर नफ्सा के तहत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने की मांग करी है। पिछले दशक के दौरान जनसंख्या में वृद्धि के साथ बड़ी संख्या में परिवार खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं, उनका लेकिन राशन कार्ड नहीं है, तो वो कैसे करके अब
इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में केंद्र सरकार से लाभार्थियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आग्रह किया था, क्योंकि 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं सेंसरशिप से रिलेटेड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 याचिकाएं दायर करी गई हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट को रोकती हैं कि आपने जो सेंसर लगाया है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर उसको आप हटाइए। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो फरवरी में कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी सुनवाई होने वाली है। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप एक ऐसा माध्यम है जो इस बात की निष्पक्ष जांच करता है कि सार्वजनिक डोमेन में क्या चीज़ दिखाया जाना चाहिए। साथ ही ये जानकारी अथवा डेटा शांति, सद्भाव, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वीकार मानकों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब जाकर के सेंसरशिप लगाया जाता है। भारतीय कानून में सेंसरशिप शब्द ने अक्सर आम लोगों, राजनेताओं, विचारकों, संगठनों और विभिन्न अन्य समूहों के बीच में जोरदार बहस को जन्म दिया है। हालांकि सेंसरशिप के जो अर्थ हैं, संचालन के आधार और व्याख्या के कई ऐसे आयाम हैं जो इस आमतौर पर ग्रहण की गई परिभाषा से हटके हैं। इसके एप्लीकेशन और अवलोकन की प्रक्रिया में व्यक्तिनिष्ठ हो गए हैं। भारत में यदि हम कार्यप्रणाली की बात कर लें तो सेंसरशिप प्रक्रिया संबंधित प्राधिकारी या फिर नामित बॉडी के द्वारा की जाती है। सेंसरशिप का प्रयोग भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न जो कानून हैं और विभिन्न जो अथॉरिटी हैं इनके माध्यम से, जैसे कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, भारतीय प्रेस परिषद, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952, केबल टेलीविजन अधिनियम जैसे अलग अलग डोमेन के माध्यम से इसको लागू किया जाता है। वहीं यदि हम बात कर लें सीआरपीसी के तौर पर, तो सीआरपीसी की जो धारा 95 है कुछ सामग्री को जब्त करने की या फिर रोकने की अनुमति देती है। इसके अंतर्गत यदि किसी समाचार पत्र, पुस्तक या फिर दस्तावेज जहां कहीं भी ये छपा है में कोई ऐसा मामला आ गया है जिसे राज्य सरकार राज्य के लिए हानिकारक मान रही है, तो वो एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दंडनीय होगा। इसके तहत मजिस्ट्रेट आपत्तिजनक प्रकाशनों की तलाशी के लिए वारंट जारी करने की अनुमति दे सकता है। फिर आ जाता है सीबीएफसी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो। तो इसके लिए जो है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 आता था। इसके अंतर्गत एक संस्था बनाई गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में दिखाई जाने वाली फिल्में इसके अंतर्गत आ जाती हैं, उसकी सामग्री को यहाँ पर कंट्रोल करने की बात करी जाती है। तो वर्तमान में फिल्मों को 4 श्रेणियों के अंतर्गत सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि यूए, ए और एस। ए मतलब अवयस्कों के लिए प्रतिबंधित, अवयस्क मतलब जो वयस्क नहीं हुए हैं, और एस मतलब व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से भी सेंसरशिप लगाई जाती है। इसके अलावा केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से भी, ठीक है। ये वैसी सामग्री को भी फिल्टर करता है जिसे प्रसारित किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात कर लें आईटी एक्ट 2021, सोशल मीडिया की वृद्धि को देखते हुए इसकी सेंसरशिप भारत में चिंता का विषय रहा, क्योंकि हाल के दिनों तक ये किसी भी सरकारी प्राधिकरण और विशिष्ट विनियमन की प्रत्यक्ष देखरेख में नहीं था। वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सोशल मीडिया के उपयोग को कंट्रोल करता है, विशेष रूप से धारा 67A, 67B, 67C और 69A। ऐसे ही कुछ तो एक्ट है जिसका प्रयोग करके केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि ये मोदी के ऊपर क्वेश्चन खड़े कर रही थी। उस टाइम में जो गुजरात में दंगे हुए थे ना, तो मोदी की जो भूमिका थी उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए सरकार ने इसको बैन कर दिया है। कोई इसको देखे ना हमारी इसमें बुराई बताई जा रही है करके। इसके बाद वाली जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको आप आसान शब्दों में एक प्रकार से चंदा कह सकते हैं। तो बहुत सारी हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लोगों से पैसा जुटाने का काम करती हैं, ताकि जो छोटी मोटी पार्टियां हैं ना उनको लोग सपोर्ट कर सकें और वो चुनाव में लड़ सकें, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है ज़्यादातर जो पैसा है ना वो बीजेपी को जा रहा है
और बाकी पार्टियों को पैसा बहुत कम मिल पा रहा है। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ना, सरकार ने क्या काम कर दी है, टैक्स से फ्री कर दी है। जैसे कि मैंने यदि 1 लाख रुपया का बॉन्ड दान कर दिया, इसका मतलब ये है कि मुझे टैक्स में छूट मिलेगी 1 लाख रुपया की। ठीक है, 10,000 रुपया दे दिया तो 10,000 रुपया का जो मेरा कहना चाहिए बचत है वो हो जाएगी टैक्स के माध्यम से। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा खरीदे जा सकते हैं, कोई कंपनी खरीद सकती है, और ये जो है इनकम टैक्स से फ्री रहते हैं। द डोनेशन रिसीव्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। जिस पार्टी को दे रहे हैं उनको भी इनकम टैक्स से फ्री रखा गया है। प्रीवियसली हम बात करें, अंडर इनकम टैक्स एक्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैड टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ। पहले क्या किया जाता था कि पॉलिटिकल पार्टी को जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता था, जैसे कि नेम, एड्रेस ऑफ द डोनर ऑफ ऑल डोनेशन ग्रेटर देन 20,000। 20,000 से ज़्यादा यदि मैं दान कर दिया हूँ तो उस टाइम में बीजेपी को मेरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। पहले ऐसा चलता था। वहीं यदि हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं, पहले नंबर की बात यह है, जो डोनर है उसका नाम पता नहीं चल रहा है। किसको पैसा दिया है ये भी पता नहीं चल रहा, किसने दिया है ये भी पता नहीं चल रहा। ऐसे में क्या हो जाता है ना कि पॉलिटिकल जो कोई पार्टी है, पता चला बड़ी बड़ी कंपनियां बीजेपी को पैसा दे रही हैं और बीजेपी के जो डिसीजन है वो इन कंपनियों के हिसाब से हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि इस चीज़ का यहाँ पर खुलासा कर दिया जाएगा शुरू में ही कि किसने कितना पैसा दिया है, तो सरकार की हम अच्छी तरह से जांच कर पाएंगे कि सरकार निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, कंपनियों का पक्ष ले रही है। इसके साथ साथ में ये जो डोनर होता है ना, डज नॉट हैव टू डिस्क्लोज विच पार्टी ही इज गिविंग इलेक्टोरल बॉन्ड मनी टू एंड शो हाउ एग्जैक्टली इज ट्रांसपेरेंसी इनकरेज। अब जब मैं दे रहा हूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसको पैसा दिया हूँ, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कैसे करके आएगी, केवल और केवल SBI knowing who buy the bond, this information will easily move to RBI and in turn to the finance ministry। SBI को पता रहता है किसने लिया है, कितना कितना दिया है, किसने क्या लिया है, और दोनों लेने देने की जानकारी SBI को पता रहती है। SBI से फिर RBI को इन्फॉर्मेशन पहुँच गई